हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 लिख दिया मैंने, 12 का कौन सा लेक्चर। लगभग हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे आज की ना। आज है क्या टॉपिक में, लगभग ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आज हमें बोर्स का जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उस स्पेक्ट्रल सीरीज को समझना है और बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं भी देख रहा था फ्रंट कैमरा ऑन करके, मेरी आंखें बिल्कुल सोई सोई सी लग रही है ना, अभी सो के उठा हूं मैं। देखिए तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक हमारा ये है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। देखो, लास्ट क्लास में हमने एनर्जी, हमने रेडियस और हमने क्या वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी। आज आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा उठ के आता है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। जो स्पेक्ट्रल सीरीज का ओरिजिन हुआ उसका ठीक है। अच्छा, कल अगर आपको याद हो हमने एनर्जी कैलकुलेट करी थी। मैंने ऑल्दो आपको कहा था एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, बस आपको वैल्यू याद करनी थी। -13.6 इंटू में Z²/n², ये वैल्यू आपको याद करनी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको एक बात पता है कि जो एटम है उस एटम में ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है ना, और ये उसका क्या है, दूसरा शेल है मान लो। तो ये हमको पता है कि ये एटम, ये उसके शेल हैं। तो अब ध्यान सुनना मेरी बात को। देखो, अगर मैं बात करूं कि ये जो एटम के ये वाला जो शेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स सपोज उसकी एनर्जी है E2 और नीचे वाले की एनर्जी क्या है, E1। इसकी एनर्जी है E1। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, हमने ये देखा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो एक रेडिएशन एमिट करेगा, एक क्या करेगा, एमिट रेडिएशन। E इज इक्वल्स टू एच म्यू। अरे कुछ तो फ्रीक्वेंसी, कुछ तो वेवलेंथ होगी उस लाइट की जो वो एमिट करेगा। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था कि मान लो ऊपर वाले शेल में घूमने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए और नीचे वाले में घूमने के लिए 5 की चाहिए। तो जब वो 10 से 5 पे आएगा तो 5 जूल एमिट करेगा ना, और 5 जूल की रेडिएशन अगर वो एमिट कर रहा है तो उस 5 जूल का कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ क्या होगी, वेवलेंथ होगी। जाहिर सी बात है, ठीक है। अब बात ये आई कि कितनी एनर्जी ये रिलीज करता है या किस वेवलेंथ की, एच सी बाय लैम्डा। अगर मैं इसको खोलूं, एच म्यू को खोल दूं तो एच सी बाय लैम्डा आ जाएगा। कितनी वेवलेंथ ये एमिट करेगा, कितनी वेवलेंथ ये क्या करेगा, एमिट करेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। अकॉर्डिंग टू बोर्स थर्ड पॉस्टुलेट, बोर का जो थर्ड पॉस्टुलेट था वो क्या बोलता है, बोर का जो थर्ड पॉस्टुलेट था वो ये बोलता है, कि भैया जो डेल्टा E होता है वो किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1 की। यही होता है कि जितनी एनर्जी वो एमिट करेगा ऊपर वाले शेल में से नीचे वाले शेल की माइनस कर दो, उतनी एनर्जी वो एमिट करेगा। अरे भाई 10 में से 5 निकाल देगा तो 5 जूल की एनर्जी तो उसने एमिट करी है, इसका मतलब यस। तो यहां पे मैं लिख दिया एच म्यू, जो डेल्टा E उसने एमिट किया है, एच म्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अच्छा, अगर मैं बात करूं E की, तो E हमने कल कैलकुलेट किया था, क्या होती है E की वैल्यू भाई साहब, E इज इक्वल्स टू में माइनस हमारे पास आता है -2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर E टू दी पावर 4 z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू होती है भाई, n स्क्वायर h स्क्वायर। ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आती है, वैल्यू आती है, ठीक है। अब ध्यान से, अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 यहां से रख सकता हूं मैं यहाँ पे -2 z स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर m k टू दी पावर 4 E टू दी पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ये आ जाएगा।
अच्छा अब माइनस में, अब देखो अगर यहाँ पे E2 था तो E2 के लिए जो नंबर ऑफ शेल आएगा वो क्या आएगा, N2। E2 के लिए जो नंबर ऑफ शेल आएगा वो क्या आएगा, N2 माइनस E1, माइनस E1। अच्छा E1 क्या है, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, माइनस E1, E1 क्या है माइनस, माइनस E1 भी यही होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, E1 भी यही होगा लेकिन किस में होगा, नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर m k टू दी पावर 4 e, सॉरी k टू दी पावर 4, k टू दी पावर 4 है स्क्वायर, स्क्वायर सॉरी, सॉरी गाइस सॉरी, k टू दी स्क्वायर पावर 4 और z का स्क्वायर डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा h स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं भाई, तो h म्यू को मैं क्या ले सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा। हमें वेवलेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है हमें। तो यहां से वेवलेंथ क्या आ जाएगा यहां से जो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू दी पावर 4 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। ये चीजें कॉमन आ सकती है, ये पूरी चीजें कॉमन आ सकती है, सिर्फ अबे सब कुछ कॉमन आ जाएगा, बस n1 बचेगा और n2 बचेगा, क्योंकि यही तो अलग है साला। अरे बबुआ यही तो अलग है। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो n1 प्लस हो जाएगा, लेकिन n2 किसका है, माइनस का। तो मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना। ये माइनस माइनस प्लस n1 प्लस का हो गया तो बाहर आ गया। अब अगर मैं तुम लोगों को सिंपल सी बात में बताऊं, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताऊं, इस h को मैं नीचे भेज रहा हूं और इस c को भी मैं नीचे भेज रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। तो यहां से 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, अरे तुम्हें समझ में भी आया, वरना ऐसे कर लो यार, ये 1 अपॉन n2 माइनस का है और ये प्लस का हो जाएगा n1, है ना। अगले स्टेप में कर देता हूं, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू में 2 पाई स्क्वायर m k टू दी पावर 4, सॉरी फिर 4, क्या दिक्कत है भाई, k टू दी पावर 2 e टू दी पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय h की पावर 3 आ जाएगी भाई, भाई h नीचे जाएगा तो h की पावर 3 आ जाएगी, और साथ में क्या आ गया c। एक तो हमारे पास ये है और बगल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पे हर एक वैल्यू कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई, m, k, e, h, c सब कांस्टेंट है। तो इस पूरे कांस्टेंट को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। सॉरी, इस पूरे कांस्टेंट का एक नाम दिया जाता है, इसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम दिखाते हैं आर से। किससे, आर से। तो जो वैल्यू लिख के आती है वो ये आती है 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू में, अब इस पूरे की जगह आता है आर, इस पूरे की जगह आता है आर और साथ में जेड स्क्वायर। तो ये आ गया आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। क्लियर है, हाँ है ना। अच्छा ये आर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है उस पे मैं भी आ रहा हूं, पर उससे पहले मेरी बात को सुनो। ये तो हो गया हमारे लिए ये तो हो गया हमारे लिए लैम्डा, पर आपको जो याद करना है वो फॉर हाइड्रोजन एटम है। फॉर क्या है, हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू में जेड, सॉरी जेड स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा आर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल फॉर्मूला है सारा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, से यस यस। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो, ये हो गया लैम्डा, ये आपने क्या निकाला भैया, ये तो 1 अपॉन लैम्डा है। अबे तो निकाल के रेसिप्रोकल कर लियो ना गधे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं तूने निकाला क्या है, तूने निकाला क्या, तूने ये निकाला है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है और वो हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है,
जब वो हायर शेल में और हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है तो वो एक एनर्जी एमिट कर रहा है, उस एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो इतनी है। बात समझ में आ रही है? यस। अब एक और चीज होती है, कभी कभी मैं बता देता हूं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं वी बार। एक होता है वेव नंबर, एक क्या होता है वेव नंबर। कभी कभी 11th क्लास में पढ़ा हो तुमने वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है कि जैसे मान लो ये वेवलेंथ है, ये कोई एक वेव है, ये कोई एक वेव है मान लो, हाँ है ना। अब अगर इसको तो हम वेवलेंथ बोलते हैं, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, पता है ना, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर क्या होता है? एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में, मान लो एक मीटर लेंथ में, 1 मीटर लंबाई हो गई, 1 मीटर लंबाई हो गई, 1 मीटर है ना, 1 मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो गया 1 मीटर लंबाई हो गई। इसके अंदर कितनी वेव आ सकती है? इसके अंदर कितनी वेव आ सकती है उसे वेव नंबर कहते हैं। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव आती है? मान लो 1 मीटर, 1 2 3 4 5 6 वेव आ गई, हाँ तो वेव नंबर हो गया 6। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं वेव नंबर क्या होता है? एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव आती है उसे उसका वेव नंबर बोला जाता है। और जो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, जो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ। 1/λ को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। 1/λ को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। तो एक नोट बना के लिख रहा हूं, याद रखना ये भी। कभी कभी एग्जाम में वो वेव नंबर बोल देगा तो लैम्डा का रेसिप्रोकल ही निकालना है, 1/λ को निकालना है, वही वेव नंबर होता है कदों। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा? वी बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया? वेव नंबर आ गया, कोई डाउट नहीं। अब यहां पे कौन क्या क्या चीजें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई सब। देखो हेयर, हेयर वी बार क्या है? वेव नंबर। लैम्डा है वेव लेंथ, आर है रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो वैल्यू भी होगी इसकी, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। 10 की पावर 7 पर मीटर। पर मीटर क्यों होती है? इनकी तो यूनिट होगी नहीं, अरे इनकी तो यूनिट होगी नहीं। और ये क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अरे इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट मीटर होगी लैम्डा की, मीटर का ऊपर जाए क्या हो जाएगा? पर मीटर। तो ये अब 1.097 को अप्रोक्स 1 ही लोगे तो इसको हम अप्रोक्स क्या लिखेंगे? 10 की पावर 7 मीटर पर मीटर, 10 की पावर 7 पर मीटर बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नीचे यहां लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये N1 क्या है और ये N2 क्या है। ये N1 क्या है और ये N2 क्या है? देखो भाई मेरी बात को बहुत ध्यान सुनियो। N1 छोटा वाला शेल होगा, छोटा वाला, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, भाड़ में जाए, छोटा वाला शेल, छोटा वाला शेल, छोटा वाला शेल, छोटा वाला शेल, छोटा वाला शेल जहां पे जा रहा है। और N2 होगा बड़ा वाला शेल, N2 होगा बड़ा वाला शेल। N1 है छोटा वाला शेल, हाँ है ना, छोटा वाला शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और N2 होगा बड़ा वाला शेल। पूछ क्यों? अगर तूने N2 को बड़ा रख दिया, अगर तूने N1 को बड़ा रख दिया, अगर तूने N1 को बड़ा रख दिया, मान ले वो कह रहा है चौथे शेल से दूसरे में जा रहा है, अगर तूने इसको 4 रख दिया तो ये ओवरऑल वैल्यू 1/4 इज 0.25, माइनस में दूसरा लिख दिया इसको तो 1/2 इज 0.5, तो ये 0.5, आंसर नेगेटिव 0.25 आएगा। और लैम्डा कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हमेशा छोटा वाला होगा, ये हमेशा बड़ा वाला शेल होगा। अरे बात समझ में आ रही है निकम्मो? मैं कह रहा हूं ये छोटा वाला शेल होगा, ये बड़ा वाला शेल होगा, बहरे हो क्या? छोटा वाला शेल N2, बड़ा वाला शेल, बराबर है, क्लियर है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। यहां से हमें पता लगा कि भैया कुछ एनर्जी भी है जो निकल रही है, वो एनर्जी इतनी है, कितनी है? उसकी वेवलेंथ इतनी है, बराबर है। यस 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 यस, ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं।
अब बेटा यहां से अगला टॉपिक खींचता है कि बोर का एक्सप्लेनेशन स्पेक्ट्रल सीरीज को लेकर, बोर का एक्सप्लेनेशन स्पेक्ट्रल सीरीज को लेकर। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो और बताओ बेटा, सब बढ़िया? सब बढ़िया यार, सही है। तुम्हारा जीवन सही है भाई साहब, जीवन तो तुम्हारे जैसा होगा ना, नहीं हो। देखो भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, 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 बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। भोर टॉपिक है, भोर एक्सप्लेनेशन, भोर्स एक्सप्लेनेशन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान सुनो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, 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 ध्यान सुनो, देखो क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास कि बोर ने ये देखा, बोर ने ये देखा, एक्सप्लेनेशन सुना, बहुत बहुत प्यारा, स्पेक्ट्रल सीरीज बहुत प्यारा। देखो अब हमने ये देखा कि यार जब ये ना कोई एटम है हमारे पास, कोई भी हमारे पास क्या है, एक एटम है, एक चीज देखी गई, नोटिस करी गई, ध्यान सुनना। एक हमारे पास एटम है, बना देता हूं बड़ा सा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये क्या है, पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है, पांचवा, छठा, ऐसा मान लो 6 शेल है हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास एक एटम है, ये एटम है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस सबको साफ दिख रहा है, ये n इज इक्वल्स टू 1, ये पहला शेल है, ये n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास शेल्स हैं, ठीक है ना। सब कुछ साफ है भाई? यस, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एटम है और ये उसके शेल्स है, हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम है। देखो अब बोर ने ना एक चीज ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व तो सबने कर ली थी, स्पेक्ट्रल सबने बना दिए थे, स्पेक्ट्रम बस एक्सप्लेनेशन देना था। देखो देखो बोर ने ये चीज बोली और ये बोर की उपलब्धि है। जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है वो ये बोर की उपलब्धि है कि बोर ने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, बोर ने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब बोर ने ये चीज नोटिस करी, बोर ने ये चीज नोटिस करी, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो अगर कोई भी ना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अब एक एटम है, मान लो एक हमारे पास क्या है, एटम है। देखो मान लो हमारे पास एक क्या है, एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। अब इस एटम में अब जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर शेल से कहां आ रहा है, लोअर शेल में। अब वो हायर शेल कोई सा भी हो सकता है, मान लो वो तीसरे शेल से पहले में आ गया, यहां से इधर आ गया। और जब भी वो हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो एक एनर्जी एमिट करेगा, वो एक क्या एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, वो एक क्या एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। अब मेरी बात को सुनना, देखो इन्होंने ये चीज देखी कि ना सबसे पहले जब भी कोई एटम, जब भी कोई एटम हायर शेल से पहले शेल में आ रहा है, हुई 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 ध्यान से, हायर शेल से पहले शेल में आ रहा है, यानी मान लो दूसरे शेल से पहले शेल में आ रहा है, मान लो तीसरे शेल से पहले शेल में आ रहा है, मान लो चौथे शेल से पहले शेल में आ रहा है बेटे,
मान लो बेटा 5वें शेल से पहले शेल में आ रहा है, मान लो बेटे 6ठे शेल से पहले शेल में आ रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, किसी भी, अगर पहले शेल में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहले शेल में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो ना एक रेडिएशन एमिट करता है भैया। हाँ, जब कोई हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो वो रेडिएशन एमिट करेगा, और रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ होगी। हाँ है ना, एक रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। वो जो रेडिएशन एमिट करता है ना, ये देखा गया, वो जो रेडिएशन एमिट करता है, उस रेडिएशन की जो रेंज होती है वो अल्ट्रावायलेट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? अल्ट्रावायलेट के अंदर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो रेंज होती है, जो लाइट ये एमिट करते हैं, जो ये रेडिएशन एमिट हो रही थी, ये रेडिएशन किस रेंज में लाई करती है? अल्ट्रावायलेट के अंदर, यूवी रेडिएशन के अंदर। तो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, किसके अंदर? अल्ट्रावायलेट रीजन। और इसको जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था उसके नाम पे हमने इसको सीरीज को रखा है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, हाँ है ना। और लाइमन सीरीज के अंदर कौन सी वो आती है? लाइमन सीरीज के अंदर कौन सा वो आता है, कौन से रीजन में लाई करती है? ये हायर सेल से लोअर सेल में आने में ये लाई करती है किसमें? अल्ट्रावायलेट में। कहां लिखो? यूवी रीजन। यूवी रीजन दिख रहा है? दिख रहा है? दिख तो रहा है यार थोड़ा बहुत, है ना। देखो बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूं। जब आपसे एग्जाम में कहेगा बोर का एक्सप्लेनेशन समझाओ तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं लाइमन की बात करूं, सबसे पहले हमें वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या भाई? देख, जो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? एनर्जी बोल या लैम्डा बोल, है ना। यहां पे अगर मैं बोलूं लैम्डा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू में आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। ये है हमारे पास, ठीक है। पहला, अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, लाइमन सीरीज, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है, हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है ना, तो यानी मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं सबसे छोटा वाला शेल कहां रहा है? पहले शेल में। आ कहां रहा है? पहले शेल में। तो लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए पहली बात, लाइमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है? लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज लाई करती है। अब अगली एक और चीज बेटा, लाइमन सीरीज के लिए जो N1 है वो क्या है? N1 बोले तो जहां जा रहा है, जहां जा रहा है, कहां जा रहा है? पहले शेल में। तो इसके लिए N1 सीरीज, N1 क्या हो जाएगा? 1। और N2 क्या हो जाएगा? कहां से जा रहा है? अरे भाई N1 जहां जा रहा है, N2 जहां से जा रहा है। बात समझ में आ रही है? यस। तो N2 क्या हो जाएगा? N2 तो कुछ भी हो सकता है, वो दूसरे शेल से भी आ रहा है, तीसरे से भी आ रहा है, चौथे से भी आ रहा है, पांचवें से भी, छठे से भी। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है तो N2 हो सकता है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है? क्लियर है? यस। कोई डाउट इसमें नहीं। अब मैं कहना चाह रहा हूं, याद रखना लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, और इसके लिए वो एग्जाम में कहेगा एक इलेक्ट्रॉन है तीसरे सेल से लाइमन सीरीज में जा रहा है ना, है ना, हाँ है ना। तो समझ आ रहा, तीसरे से पहले में जा रहा है, लाइमन, याद रखना, ठीक है। अगला, मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जा रहा है, और वो हायर शेल कौन सा है? वो लोअर शेल है दूसरा। मान लो कहीं से भी जा रहा है दूसरे में, ऐसे, तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में,
5वें से दूसरे में, 6ठे से दूसरे में। तो अगर हायर शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, हायर शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, तो भैया वो लाई कर रहा है कहां पे, देखो इस सीरीज को बोलते हैं। और पता है क्या, जब हायर शेल से देखा गया, जब दूसरे शेल में जाता है, जब पहले शेल में जाता है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर वो लाइटें रेडिएशन एमिट करता है। यहां देखा गया विजिबल रीजन, क्या विजिबल रीजन में लाई करती हैं लाइटें, कहां, विजिबल रीजन। और इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, बाल्मर बामर जो बोलना है बोल लो, बाल्मर सीरीज। और ये कहां लाई करती है बाल्मर सीरीज, ये लाई करती है भाई विजिबल रीजन में, ये लाई करती है विजिबल रीजन में। एक नंबर का सवाल आता है, कौन सी सीरीज को आप देख सकते हो, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, पीफन, ब्रैकेट वगैरह, किसको, हम्फ्री वगैरह, किसको, सिर्फ बाल्मर को। बाल्मर क्योंकि किसके अंदर लाई करता है, विजिबल रीजन, और हमें विजिबल की लाइटें तो दिखती है, ये लाइट जल रही है क्योंकि यहाँ विजिबल लाइट आ रही है, हाँ है ना। सूरज से जो लाइटें आती है उसमें हम सिर्फ विजिबल की वजह से तो दुनिया को देख पा रहे हैं, है ना बेटा, ठीक। अब दूसरा है बाल्मर सीरीज। जो बाल्मर सीरीज है, या बाल्मर सीरीज, बाल्मर बोलूंगा मैं तुम्हें इसकी टाइम, जो बाल्मर सीरीज है उसमें क्या है, वो कहां लाई कर रही है, विजिबल रीजन के अंदर, विजिबल रीजन के अंदर, वो लाई कर रही है विजिबल रीजन के अंदर, विजिबल रीजन के अंदर, कोई डाउट नहीं। अब देखो इसके लिए N1 क्या हो जाएगा बेटा, N1 जहां जा रही है, कहां जा रही है, दूसरे शेल में जा रही है, तो N1 हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा ना बच्चे, N1 इसके लिए क्या हो जाएगा 2, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और N2 इसके लिए क्या हो जाएगा, N2 कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो हो जाएगा क्या 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक। एक सेकंड है बेटा, ओके। तो अगला हमारे पास क्या है बच्चा, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज हो गया है ना, मैंने बता दिया। N1 क्या होगा इसके लिए 2 होगा, और N2 इसके लिए क्या होगा 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब अगर मान लो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर शेल से तीसरे शेल में जा रहा है, हायर शेल से कहां जा रहा है, तीसरे शेल में, तो ये हायर शेल है और यहां जा रहा है वो तीसरे शेल में, है ना। तो इसे हम किसमें बोलते हैं, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज इसे बोलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ये पाश्चन सीरीज। और ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में, कहां पे, इंफ्रारेड। मैं जानता हूं छोटा हो रहा है, लेकिन यार क्या बोल रहे हैं, है ना यार, इंफ्रारेड रीजन में ये लाई कहां करती है, इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में क्या करती है, लाई करती है। तीसरा हमारे पास है पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है, ये करती है इंफ्रारेड। अरे तुम्हें ये समझ में आ रहा है इंफ्रारेड वगैरह है क्या, जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है तो वो एक रेडिएशन एमिट करेगा, क्यों नहीं करेगा, और जो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, हमने ये देखा अल्ट्रावायलेट यूवी, अरे अल्ट्रावायलेट यूवी एक ही होता है, विजिबल वगैरह, है ना, ये लाइटें होती है, इंफ्रारेड वगैरह, इन रीजन में वो लाइटें क्या कर रही है, लाई कर रही है। अच्छा तुमने 8 पढ़ा है, मैंने 8 पढ़ा है, तो मैं समझाना चाह रहा हूं अलग अलग क्या है यहाँ पे, हमने क्या है ना, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये रेज होती हैं। इन रेज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक रेंज होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक एक रेंज होगी, उस रेंज में ये लाइटें लाई करती है, हाँ है ना। तो ये इंफ्रारेड के रीजन में लाई करती है, कौन सी, पाश्चन सीरीज, बराबर है, यस। पाश्चन के लिए जो N1 होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा 3, और N2 क्या हो सकता है, कुछ भी 4 5 6 7 एंड सो ऑन इंफिनिटी, बराबर है, यस, है ना। चौथा बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से चौथे शेल में आ रहा है, मतलब आ रहा है वो यहां पे, तो भाई इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट
ब्रैकेट सीरीज भाई सीधा ही लिख देता यार, नहीं मतलब सीधा ही लिख देता भाई। और ये आती है बेटा, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही आती है, ये भी इंफ्रारेड में, ये भी इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन है ना। तो अगली है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है? इंफ्रारेड। ये भी कहां करती है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। और बेटा इसके लिए जो N1 होता है वो कितना होता है? N1 होता है 4, N2 होता है 5, 6, 7 एंड सो ऑन इंफिनिटी। क्लियर है? हाँ है ना। अगर मैं पांचवे की बात करूं, पांचवा होता है पी फंड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से कहां आ रहा है? पांचवे शेल में। हायर शेल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है? पांचवे शेल में। छठा सातवां कहीं से भी आता था, मैंने 6 ही बनाए एंड सो ऑन, है ना। तो हायर शेल से पांचवे में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पी फंड सीरीज। और ये भी लाई करती है कहां पे? इंफ्रारेड में। ये 3 इंफ्रारेड में रीजन में लाई करती है। 3 कहां लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में। तो 3 कहां लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में। तो ये हो गया अगला पी फंड सीरीज। और ये कहां लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में ये लाई करती है। और इसके लिए N1 क्या है? इनके लिए N1 क्या है? अरे भाई लिख दे यार। इसके लिए N1 क्या है बेटा? 5। इसके लिए N1 5 है। और N2 क्या है इसके लिए? 6, 7, 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी। क्या तुम्हें ये स्पेक्ट्रम समझ में आया? क्या बोला? अगर आपसे बोर एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है। बात समझ में आ रही है? ये बनाना है डायग्राम, ये बनाना है। क्लियर है? हाँ है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, फी फंड वगैरह इन्होंने हमें एक्सप्लेन करी चीजें। आपको याद रखना है, लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 1 होती है, बामर के लिए N1 की वैल्यू 2 होती है, पास्चन के लिए 3 होती है, ब्रैकेट के लिए 4 होती है, पीफंड के लिए 5 होती है। अब कभी कभी वो एक ऐसा सवाल करेगा आपसे कि भाई लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? वो आपसे कहेगा लाइमन के लिए मैक्सिमम निकालो। मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूं, देखो सुन लो। वैसे ही सवालों में मैं आपको कराऊंगा चलो सवालों में ही बताऊं क्या? सवालों में बताता हूं, सवालों में बताऊंगा, सवाल बताऊंगा ना, उसको डायरेक्ट तब बताऊंगा, ठीक है ना। वरना अभी क्या ये भी कंफ्यूज ना हो जाओ। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो बेटा इसको, है ना। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, अब एनर्जी लेवल डायग्राम देखें। करो भाई। हो गया बेटे? हो गया? नोट हो गया ये? शाबाश, वेरी गुड। हरिओम। आज है थर्सडे। अरे यार, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको पॉज करके, नहीं यार रोक देना, फटाफट रॉड में डाल ले भाई यार, आगे बढ़। हाँ बेटा, तैयारी वैयारी कैसी चल रही तुम्हारी? पढ़ाई वढ़ाई एकदम पीक पे ना? मतलब भाई लगा लो तुम, तुम्हारे पास कितना टाइम रह गया है? 1 महीना भी नहीं है, 1 महीना, मात्र 1 महीना भी नहीं है आपके पास, है ना। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी सही चल रही होगी यार, इसमें कोई बोलने वाली 2 राय नहीं होगी। खैर नंबर वंबर तो मुझे दिख नहीं रहे हैं आप लोगों के, लेकिन फिर भी स्कूल तो मेरे ख्याल से आप लोग नहीं जा रहे होंगे ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, है ना, है ना। नहीं नहीं, ठीक है। पढ़ो 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 पढ़ो, है ना। ठीक है, खाते समय, उठते समय, सोते समय पढ़ो।
थोड़ा और काम भी करो लेकिन पढ़ो, है ना, जो अभी इस टाइम के लिए जरूरी है ना, इस टाइम के लिए क्या है जो जरूरी है, ठीक है। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? एनर्जी लेवल डायग्राम, इन एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा कुछ है नहीं, रिप्रेजेंट्स energies of electron in different shells, different orbit बोल लो of an atom, है ना। एक एटम के अंदर जो डिफरेंट शेल्स हैं, ऑर्बिट है, उनके अंदर क्या एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसको दिखाता है। बहुत सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एनर्जी हमें पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट। देखो भैया ऐसा है मैं कैसे बता रहा हूं, आप लोगों को कैसे बनाना है, पहले आप लोगों को कॉपी में ये लिखना है और उसके नीचे आपको डायग्राम बनाना है। मैं तो फिर यहां बना सकता हूं ना, मैं तो पहले आपको वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद आपको नीचे बनाना है डायग्राम, ठीक है ना। अपनी नोट्स की कॉपी में देखो, वी नो दैट एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट के लिए। किसके लिए होता है? nth ऑर्बिट के लिए। अब हम तो बात फॉर हाइड्रोजन एटम कर रहे हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो En क्या हो जाएगा, 13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है हाइड्रोजन एटम के लिए। सही बात है, सही बात है, एनर्जी का फॉर्मूला है ना। अब यहां बहुत ध्यान सुनना, देखो अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लो कोई भी एक एटम है, ये ऐसे करके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? वीडियो ऑन कर रखी है ना मैंने, यस 47, यस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? देखो, फॉर फर्स्ट शेल एनर्जी फर्स्ट शेल अगर मैं n को 1 ले लूं, अगर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो E1 कितना आ जाएगा? अच्छा माइनस आता है, सॉरी बेटा, माइनस 13.6 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको सॉल्व करके कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करनी है वैल्यूज क्या करनी है? याद। पहले शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस क्यों आया है इस बारे में मैंने बता रखा है। इस माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंडेड है। इलेक्ट्रॉन क्या है? बाउंडेड है। ठीक। सेकेंड, एनर्जी फॉर सेकेंड शेल, अगर n इज इक्वल्स टू 2 है तो E2 क्या आ जाएगा? -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास -2 का स्क्वायर 4, और याद रखो 4 को इससे काट के आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी वैल्यूज याद करनी है। पहले शेल की एनर्जी है कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे शेल की जो एनर्जी है वो कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे शेल की एनर्जी फॉर थर्ड शेल, n इज इक्वल टू 3, तो ये E3 क्या हो जाएगा? -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या है? 9,
इसको काट के याद रखो यार, डायरेक्ट याद रखो, इसको काट के आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा यार, अब चौथा तुम ऐसे लिख दो कि जगह कम पड़ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दूं? अरे डायरेक्ट लिख दूं, एनर्जी ऑफ ये तुम लिख दोगे, लो लिख ही देता हूं, अरे लिख दोगे? हाँ, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो एनर्जी जो 4 आती है वो ये लिख देना ऊपर, एनर्जी ऑफ फोर्थ शेल, है ना, तो ये क्या आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसको काट के आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला फिर तुम लिख देना पांचवा, n इज इक्वल्स टू 5, E5 आता है हमारे पास -13.6 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आता है -0.54, 5 का स्क्वायर 25, -0.54, हाँ आई थिंक 54 बराबर है। अगला छठा, n इज इक्वल्स टू 6, इतना याद नहीं करना, 5 तक याद करना है, हालांकि 0.37 होता है मेरा ख्याल, तो लेकिन इतना याद नहीं करना, इतना काफी है। क्लियर है? तो मैं कहना चाह रहा हूं पहले शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की -1.51, चौथे की 0.85, अरे 5 बार लिखो, याद हो जाएगा यार, याद हो जाएगा, याद कर लो। देखो अब देखो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक पहला शेल है, एक दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी किसके पास है? पहले शेल के पास। ये पहला शेल है ना। अब पहले और दूसरे के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, पहला है -13.6 और दूसरा है -3.4, इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसीलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में इनके बीच में गैप बनाया जाता है। अरे पल्ले पड़ रही है? जो एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, पहले शेल n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2 के बीच में बहुत बड़ा गैप बनाया जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है भाई कि दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगला है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है, अरे कुछ तो डिफरेंस है, तो एनर्जी का गैप और भी थोड़ा कम आएगा, इसके कंपैरिजन में क्या आएगा? कम आएगा। तो ये हो गया n इज इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा और कम है, तो एनर्जी का गैप और घटेगा। अब अगले में गैप और कम है, अगले में गैप और कम है, समझ गए ना। तो एनर्जी के गैप की वजह से क्या है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कोई डाउट बच्चे? नहीं। अब ये क्या है, अब पहले वाले शेल में, अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से पहले शेल में आता है, वो हायर शेल कोई सा भी शेल हो सकता है, वो हायर शेल कोई सा भी शेल हो सकता है, वो हायर शेल कोई सा भी शेल हो सकता है, वो हायर शेल कोई सा भी शेल हो सकता है। हायर शेल से पहले शेल में आता है, तो पहले शेल में हम इस सीरीज को क्या, एक रेडिएशन वो एमिट करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। और ये लाइमन सीरीज किसमें लाई करती है? ये लाइमन सीरीज लाई करती है किसमें? अल्ट्रावायलेट में, यूवी रीजन के अंदर। भाई भूलना नहीं यार, लाइमन यूवी में, यूवी विजिबल और इंफ्रारेड बराबर है ना यार, याद रखना यार। अब बाकी अगर कोई, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है बच्चे, ये आ रहा है ना यार, है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब जब वो किस में आ रहा है? दूसरे वाले शेल में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? बामर सीरीज। ये कौन से रीजन में आ रहा है? विजिबल रीजन के अंदर।
विजिबल रीजन वो एग्जाम में पूछता है, लाइमन बार्मा पाचा पीफन ब्रैकेट किसको देख सकते हैं अपनी आंखों से? विजिबल रीजन की लाइट को देख सकते हैं। तो बार्मा सीरीज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं क्योंकि विजिबल के अंदर लाई करती है। गधा प्रसाद। अगला, अगर मान लो तीसरे शेल में आ रही है, तो ये है क्या? लाइमन बार्मा पास्चल सीरीज, और ये कहां लाई करती है? इंफ्रारेड रीजन में। हाँ है ना? यस। अगला, अगर चौथे शेल में लाइट आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। अरे इन्होंने बताई थी तो इनके नाम पे हमने सीरीज को रख दिया है ना, मैं भी था वहीं पे, मैंने भी रख दिया इनके नाम पे, है ना। ये भी इंफ्रारेड। अगला, अगर लाइट रेज कहां आ रही है? पांचवें शेल में आ रही है। अगर लाइट रे कहां पे आ रही है? पांचवें शेल में आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पीफन सीरीज। ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है। हाँ है ना, इंफ्रारेड रीजन में क्या कर रही है? लाई कर रही है। कोई डाउट नहीं। ये होता है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। समझ में आया? है ना? हाँ, समझ गए? कहां से कहानी स्टार्ट हुई थी? कहानी स्टार्ट हुई थी ओरिजिन से, है ना, कि स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे ओरिजिन हो रहा होगा, है ना। और कहानी कहां खत्म हुई? कहानी खत्म हुई यहाँ पे। क्लियर है? हाँ है ना। तो ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। ये हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। ऐसा कहानी स्टार्ट हुई थी कि जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। वो एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा। और जब वो एक एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जब वो एक एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो उस एनर्जी की एक वेवलेंथ होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी। हमने फिर देखा कि वो जो एनर्जी, हायर शेल कोई सा भी हो सकता है, और हायर शेल कोई सा भी होता है, छठे से पांचवें में, छठे से चौथे में, छठे से तीसरे में, कहीं भी जा सकता है वो। हाँ है ना। तो हमने कहा कि जो उनकी जो रीजन, जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर रीजन में आ रही है, इंफ्रारेड, विजिबल में। फिर हमने और पता किया तो पता लगा अगर कोई हायर शेल से पहले में आ रही है तो उसे लाइमन सीरीज बोल रहे हैं। वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो अल्ट्रावायलेट रीजन में रेडिएशन एमिट कर रही है। हाँ है ना। ये चीजें थी। समझ गए? समझ गए कैसे हायर शेल से लोअर शेल में कैसे लाइटें एमिट कर रहा है वो? समझ गए ना पूरा? ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। इसको नोट कर ले। ओके तो बेटा हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब यार कितना, मतलब ना यार, मैं अगर किसी, मतलब पर्सनली बहुत कम ही है साइंटिस्ट है, मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, तो एक उसमें से एक भोर भी है जो जिसने बहुत कमाल का काम करके दिखाया है। भोर हो गया, मेंडलीव हो गया, है ना, इन्होंने बहुत कमाल का काम करके दिखाया। आपकी बायोलॉजी में मेंडल हो गया, है ना, डार्विन हो गए, इन्होंने बहुत कमाल का काम करके दिखाया। अब उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती है ना, वो उन कमियों को पढ़ना तो है। लिमिटेशन पढ़ाना एक बहुत बेकार सा लगता है कि मतलब कमियां निकालना ना, हालांकि फिर भी पढ़ना तो है ही यार। देखो लिमिटेशन क्या है। अब हमने क्या है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जिनको भोर ना एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे कि क्या क्या है हमारे पास? दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। बराबर है। ये थ्योरी जो थी ये सिर्फ एप्लीकेबल थी हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे। भैया ये हाइड्रोजन लाइक क्या होता है? देखो, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, लेकिन He प्लस प्लस He प्लस He प्लस का मतलब है हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक दे दिया, तो ये बोर का एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा इसके लिए। जैसे लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए 2 प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया उसके पास, तो ये जो है बोर का एटॉमिक मॉडल को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये जो है उसको फॉलो करेगा, जो बोर ने जो चीजें बताई है, रेडियाई वेडियाई सबको। तो ये सिर्फ एप्लीकेबल था किन चीजों के लिए? ये सिर्फ एप्लीकेबल था किन चीजों के लिए? ये एप्लीकेबल था हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, जो अगर जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है यार, है ना यार। दिस डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली सर्कुलर। ये अच्छी बात है। तुमने ये कैसे बोल दिया? ये सोच के देखो तुम भी यार, तुमने ये कैसे बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है? हालांकि एटम्स को तो हम आज तक नहीं देख पाए हैं, तो वो इलिप्टिकल भी तो हो सकता था।
वो इलिप्टिकल, जो कि बाद में पता लगा कि इलिप्टिकल भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये नहीं बता पाई और ये नहीं बता पाए कि क्यों सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर क्यों नहीं काट रहा है। This does not explain why only circular orbit should be chosen when elliptical orbit are also possible. इलिप्टिकल भी तो पॉसिबल है, हमारी अर्थ वगैरह ये भी तो इलिप्टिकल चक्कर काट रही है। एज इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टी, देखो अब बोर का एक बहुत मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि बोर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन नहीं किया। अभी मैंने भी थर्ड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि mvr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन 2 पाई क्यों आया, उसको डी ब्रोगली एक्सप्लेन करेगा अगली क्लास में। अगली क्लास में डी ब्रोगली साथ में आएगा, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, बोर ने ना ये चीज एक्सप्लेन नहीं करी, हालांकि ये बात डी ब्रोगली ने बोली थी कि जो पार्टिकल है उसका डुअल नेचर है, वो जो मैटर है, सॉरी जो मैटर है उसका डुअल नेचर है, उसका वेव नेचर भी है और उसका पार्टिकल नेचर भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर ये एक पार्टिकल, अगर एक मैटर है तो ये वेव नेचर भी दिखाएगा, है ना। तो ये उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन, देखो मैं समझाऊंगा ये पॉइंट में कितना भी करूंगा तुम्हें इसको मैं और बेहतर समझा पाऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर नहीं काटता, इलेक्ट्रॉन एक मैटर है और मैटर का वेव नेचर भी होता है, तो वो ऐसे ऐसे चक्कर काटेगा, ऐसे ऐसे। भैया यार बस करो, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर, अच्छा द स्प्लिटिंग ऑफ। अब पता है सीन क्या था, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, जो स्पेक्ट्रल क्या थी, लाइंस थी, मान लो कोई स्पेक्ट्रल लाइन है। अब जब हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे थे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ माइनस माइनस माइनस, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे थे तो एक एक स्पेक्ट्रल लाइन जो थी, एक एक स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो स्प्लिट हो जा रही थी बहुत सारी में। एक स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जा रही थी। एक स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारी क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारी क्या स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जा रही थी। इस चीज को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और अगर मैं यहां मैग्नेट रख दूं नॉर्थ पोल, यहां रख दूं साउथ पोल, तब भी ऐसा देखा गया कि एक स्पेक्ट्रल लाइन है, मान लो कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन है तो वो भी बहुत सारे में स्प्लिट हो गई, ये भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी बोर स्प्लिटिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो एक जो लाइन है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे वो क्यों बहुत सारे में स्प्लिट हो जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो इन चीजों को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इन चीजों को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब ध्यान सुनना, बोर डज नॉट एक्सप्लेन फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्प्लिटिंग क्यों हो रही है। इस इफेक्ट का नाम होता है जीमैन इफेक्ट। क्या होता है? जीमैन इफेक्ट, जीमैन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इफेक्ट आता है उसे बोलते हैं स्टार्क। इसको मैंने बचपन में ऐसे याद किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्क। टोनी स्टार्क जानते हो, डोरेमोन से बाहर आए हो, टोनी स्टार्क जानते हो, मार्वल देखे हो, मार्वल, मार्वल है ना, तो टोनी स्टार्क है ना। स्टार्क क्या? इलेक्ट्रिसिटी से छेड़छाड़ करता था, तो इलेक्ट्रिक ऐसे याद रखना, स्टार्क इलेक्ट्रिसिटी से छेड़छाड़ करता था, है ना। तो स्टार्क कोई सेंस नहीं है पर फिर भी बराबर है ना। तो स्टार्क इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगला क्या है? जीमैन मैग्नेटिक। क्लियर है? तो यहां पे हम खत्म करते हैं आज की कार्रवाई, आपसे अलविदा लेते हैं। आज का आपका होमवर्क है, आपको एसी चैप्टर, एसी नहीं, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, पूरा नहीं करना, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट नहीं। डेरिवेशंस करो, डेरिवेशन लगाओ, जितने सवाल मैंने करा रखे नोट्स में सारे सवाल लगाओ और बस, है ना, सारी डेरिवेशन लगाओ, पूरा रे ऑप्टिक्स खत्म कर दो। पूरा मत कर पाओ तो आधा आधा कर लो, मतलब आधे 2 टुकड़ों में बांट दो ना, 2 टुकड़ों में बांट दो। आधा 1-3 घंटे अभी बैठे, 2-3 घंटे अब बैठे, 2-3 घंटे बाद में बैठ जाएंगे, है ना। ऐसे बांट के कर लो पूरा रे ऑप्टिक्स, पूरा रे ऑप्टिक्स, बराबर है। ओके, ईमानदारी से करना है काम, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया साला, ईमानदारी से। ओके, बाय बच्चा, टेक केयर।